आपको ध्यान है अभी तक टीडीएस जो चल रहा था वो सर्विसेज पे चल रहा था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन इंटरेस्ट, सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल, कमीशन, लॉटरी, ये सब में गुड्स थे या सर्विसेज थी? सर्विसेज। अब सरकार को परेशानी होने लग गई। सरकार कह रही है सर्विस तो काफी कवर कर ली, कोई घर बनाता है कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, ऑडिटर लेगा प्रोफेशनल में आ गया, लेकिन जो लोग सामान बेच रहे हैं क्या उस पे आज तक टीडीएस आया? नहीं आया, लेकिन अब आ गया बेटे 194 क्यू। 194 क्यू है डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ये स्पेशल इसलिए है, अभी तक सर्विसेज पे टीडीएस था, ये गुड्स पर पहला सेक्शन है, दूसरा टेक्निकली इमोल प्रॉपर्टी पे भी आ गया था, जिसके अंदर हमें कमोडिटी को देख पा रहे हैं और जिसपे टीडीएस था। ठीक है। और अब कौन सा आ गया जी? डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो एक बार बड़े ही प्यार से देखिएगा, जैसे सपोज करिए एक सेलर है और वो गुड्स सेल कर रहा है, टीडीएस प्रोविजन 194 के क्यू के तब लगेंगे अगर कितने रुपए का सेल प्राइस है? 50 लाख से। तो छोटी ट्रेड्स पे नहीं आया है, आप मैकडोनल्ड से बर्गर खा रहे हैं उस पर नहीं आया है, बेसिकली कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं आप अभी के लिए। और किस वैल्यू से ऊपर? 50 लाख से ऊपर। चाहे वन टाइम हो या एक साल का एग्रीगेट हो, मान लो 10-10 लाख करके रुपए दे रहा हो। जैसे सपोज करो 70 लाख का सामान है और 10 लाख का जीएसटी लगा है, तो मुझे बताइए टोटल बिल कितने का बना? अब सवाल ये है सर टीडीएस किस रेट पे कटेगा, लेट मी टेल यू, 0.1%। ठीक है जी, यानी कि जब बायर इसको पैसा देगा तो किस रेट पे टीडीएस काटेगा? 0.1%। अब सवाल ये है 0.1% किसका? जितना भी 50 लाख से ऊपर है। अब सवाल ये है 50 लाख से ऊपर 30 लाख से, या 50 लाख से ऊपर 20 लाख है? 50 लाख से ऊपर 20 लाख है, और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट टीडीएस डिडक्ट करा जाएगा। मतलब अगर जब भी मैं लाइबिलिटी बना रहा हूँ बीइंग अ बायर, तो हो जाएगा। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? जीएसटी के ऊपर वो रेट नहीं लगेगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अच्छा, और ये बायर भी कोई छोटा, अच्छा एक बात बताओ, ये बायर कौन है? मतलब ना सारे नोट्स में लिखा हुआ है, ये वो देखो सेलर के बारे में नहीं लिख रहा मैं कि सेलर कौन है, पिछले साल का क्या है, नहीं। जो बंदा टीडीएस, अच्छा इस केस में डिडक्टर कौन है टेक्निकली? बायर है। ठीक है। तो बायर कौन है? ये पर्सन हुज सेल्स एक्सीड्स 10 करोड़। छोटा मोटा बायर नहीं है जी, 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच परचेज इज कैरिड आउट। अगर आप एक ऐसे बायर है जिसका टर्नओवर पिछले साल 4 करोड़ है और आप किसी से 1 करोड़ का सामान खरीद रहे हैं, क्या आपके ऊपर टीडीएस 194 क्यों लग रहा है? नहीं लग रहा बच्चा। ठीक है। और ये बायर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट भी चलेगा? रेजिडेंट होना चाहिए। टीडीएस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, टीडीएस इज नॉट टू बी डिडक्टेड ऑन जीएसटी कॉम्पोनेंट। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान है, अच्छा ये क्या लिखा है मैंने, बट इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट ऑफ एडवांस एज इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई जीएसटी कंपोनेंट इन एडवांस। ये बहुत गहरी बात है। अगर किसी बंदे ने सीधा बस मैं सामान तो लूंगा उससे 20 करोड़ 60 करोड़ का, बस मैंने से बोला अभी एडवांस पेमेंट पकड़ना है यार, अभी छोड़ कितना है, जीएसटी क्या है, हालांकि वो जीएसटी के कंप्लायंस अलग लगते रहेंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने आपसे 20 करोड़ का सामान लेना है, मैंने 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिया, तो मैं टीडीएस काटू, बिल्कुल काटूंगा। ठीक है। किस परसेंटेज पे काटूंगा? 0.1। अब इस अमाउंट के अंदर कितना जीएसटी है क्या है, जब एडवांस पेमेंट होती है तब इमीडिएट नहीं पता होता, तो कह रहे हैं एडवांस पेमेंट के अंदर आप सारे अमाउंट पे काट। क्लियर है बच्चे? इस लेवल तक नहीं आता, अगर आप इस सेक्शन तक भी आ गए ना तो अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 194 क्यू स्पेशल सेक्शन है जो कि गुड्स को हैंडल करता है। बायर डिडक्ट करेगा, बायर छोटा नहीं है, पिछले साल जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, टीडीएस रेट इज 0.1%, जितना भी एक्सेस है उस पर कटेगा। ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट का ये साथ क्लियर है? क्या आप इसको नोट करना चाहते हैं? मैं पूरा तो सुन लेते, मैं कह रहा हूँ घर पे नोट करना चाहते हैं? आपने खुद ही तो हाँ बोला अभी। अभी करोगे नोट? यस सर। चलिए ठीक, मैं आपकी बात मान लेता हूँ बेटी। हाँ जी। एक्साइज एक्सेट्रा।
सर पहली क्लास में इसके कितने सेक्शन कराए थे? मैंने करी नहीं थी ना पहली से। 4-5 कराए हूँ, 5 कराए वो लॉटरी वाले 2 कराए थे, हॉर्सेस और वो, और इंश्योरेंस के 3, 5 मैक्सिमम कराए। हो सकता है 2-3 और कराए हूँ, 8 भी कराए क्योंकि हमने अगर हमने पहले जो पेमेंट दिया 80 लाख में से हमने 20 लाख दे दिए तो उसी समय उसी टाइम में नहीं, 50 एक्सीड नहीं हुआ तो मैं नहीं करता। 50 50 एक्सीड हो जाएगा, उसके ऊपर ही है फी। इसी टाइम पे काट लेंगे। सर ये क्या लिखा है 194 क्यू वर्सेस ये सिर्फ अभी लिखना, अभी आप समझना, हालांकि ना नहीं, ये तो एक ओ सेक्शन था वो हट गया है, अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर भी था। अभी आप लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे वाला समझाऊंगा। 206 1H करेंगे आज टीसीएस का, क्या है और 194 क्यू। इन दोनों में अगर झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा बेटे? 194 क्यू, क्योंकि कभी कभी एक ही सिचुएशन पे 2 सेक्शन लग जाते हैं। नहीं आपका कौन बोला? हाँ जी, 194 ओ है 1940 में 206 आई 1940। 206 IH। 190 सर आप ये पीडीएफ शेयर कर सकते सर यही तो लिखा है 206 और IH 206 और IH। सबसेक्शन IH कहाँ लिखा है? TCS। TCS is tax collected at source. TCS स्वास्तिक जी, वो जो आपको 194 क्यू फर्स्ट डे आता था ना, याद है? आज बच्चे कर रहे हैं वो, जो आपको फर्स्ट डे पहले से पता था, इसने उसी दिन पूछ लिया था। वो बहुत पता है भाई उसको। टेंशन मत लो बेटे, आज खत्म कर देंगे टीडीएस को, अब आप तंग नहीं होगे इसके बाद। टीसीएस भी खत्म, आज ही खत्म। अकाउंट्स की क्लास है अब, जल्दी थोड़ा ना। अरे और मैं तो 4:30 बजे अगली क्लास है। कराऊंगा कराऊंगा, अब जल्दी कराता हूँ, मेरे दिमाग में था कोई क्लास नहीं है, मैं भूल गया था। ये नोट वोट कर लो, एक सेक्शन अभी लोड हो रहा है। बच्चों नोट कर लोगे घर पे? अभी मैं पढ़ा देता हूँ यार, खत्म करते हैं यार। जा नहीं रहा, भी एरर आ रहा है, नहीं हो पा रहा। नोट मिसप्रिंट है क्या? कोई मिसप्रिंट नहीं है, मैं अभी भेज दूंगा आपको। ऊपर आपने बनना नहीं और इसमें आर को लिया है। इसे आर दिख रहा है, आर कहाँ दिख रहा है? 194 1H और ये क्यू है जी, क्लियर दिख रहा है मैडम? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैं आपको पहले सारा टीसीएस खत्म करा रहा हूँ। टीसीएस, टीडीएस में बच रहे अभी सेक्शन 194N बच रहा है, 194M बच रहा है, ज्यादा बड़े नहीं बच रहे, और एक 194R बच रहा है। 3 सेक्शन है जो टीडीएस के हैं, ठीक है? पर अभी टीसीएस समझिए। अब आप मेरे को एक बात बताइए, टीडीएस आप सबको समझ आ गया? What is TCS? Tax collected at source. What is tax collected at source? सोर्स पे टैक्स लगाना, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी सोर्स पे टैक्स नहीं था? तो दोनों में फर्क क्या है? मैं आपको एक बात बता, आपको पता है बच्चे, मैंने आपको बताया था जब मैंने कार परचेस करी थी ना, तो मैंने अपने नाम पे नहीं खरीदी। नहीं, एडू जंक्शन नहीं, मैंने अपने फादर के नाम पे ली। ठीक है? क्यों ली आपके हिसाब से? क्योंकि पैसे भी फादर ने दिए, इसलिए, या कुछ और रीजन था? हाँ हाँ, समझना,
जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो ना, एक पहले कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो लॉजिकली जब मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूं तो इनकम मुझे हो रही है या वो शोरूम वाले को हो रही है? एग्जैक्टली। तो वो बंदे ने मेरे को बोला कि जी आप जो गाड़ी खरीद रहे हो 12 लाख रुपए। क्या मैं कह सकता हूँ 12 लाख रुपए ज्यादा है? अच्छा खासा अमाउंट होता है बेटे। लेकिन मैं उससे आगे की आपको कहानी बताता हूँ। आपको पता है जो सनरूफ होता है कितने का लगता है, कुछ आइडिया? हाँ, 1 लाख रुपए का। समझ रहे हो? तो जब मेरे को उन्होंने बताया ना कि 12 लाख की गाड़ी और 1 लाख का सनरूफ, तो मुझे लगा कोई लॉजिक नहीं है सनरूफ लगाने का। ठीक है, सीधा ही अगर वो भी है तो सही है। ठीक है, पर घर में मैम बोलती कि सनरूफ नहीं है तो क्या ही गाड़ी खरीदी। समझ रहे हो? तो मैं 2-4 दिन कन्विंस करा, मैंने कहा अरे खिड़की खोल लेंगे हवा आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यार नई सनरूफ वाली गाड़ी ही चाहिए। ठीक है, और कुछ गाड़ी तो हम देखेंगे और ज्यादा सनरूफ होता है जिसमें, वो तो भाई मतलब जो और लग्जरी कार्स है। तो बेसिकली 12 लाख से गाड़ी हो गई 13 लाख रुपए की। मैंने कहा 13 लाख रुपए लगे। पर वो होंडा वाला कह रहा है कि सर अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आप कमाते भी होगे। ठीक है, और अगर आप कमाते हो तो आप 13 लाख रुपए भी दोगे और 1% और दोगे आप। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, मैं तो खर्चा करने आया, तू मेरी कमाई की क्यों बात कर रहा है? मेरे कहने का मतलब है, जब मैं होंडा कंपनी में गया, उसने मेरे को बिलिंग दी, उसने इनवॉइस बना दिया कि सर आपकी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस ये रहा, इंश्योरेंस का अमाउंट ये रहा, ठीक है, रोड टैक्स ये रहा, सारा कुछ बना के सनरूफ ये रहा। कितने रुपए बना दिए अभी? 13 लाख रुपए। मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा 13 लाख में डन? कह रहे नहीं सर, वो कह रहा है आपको 13 लाख का 1% और देना पड़ेगा, इसके नीचे ही लिखा होगा टीसीएस 1%। मैंने कहा कितने रुपए बन रहे? 13 हजार। मैंने कहा इसका क्या लॉजिक हुआ? कह रहे सर देखो आप गाड़ी खरीद रहे हो मतलब आप कमाते होगे, और अगर आप कमाते हो तो हमें सरकार ने बोला है कि जिसको भी तुम गाड़ी बेचोगे उसे कुछ ना कुछ टैक्स ले लो। ऐसी क्या इस ट्रांजैक्शन में मेरे को इनकम हो रही है? तो लॉजिकली तो मैं होंडा को पैसे दे रहा हूं, इनकम होंडा को हो रही है। पर होंडा कह रहे हैं कि सर आप गाड़ी खरीदते हो तो आपकी भी इनकम होगी और मैं आपका टैक्स डिडक्ट करूंगा। और इस चीज को क्या बोला जाता है? टैक्स कलेक्टेड एट सच। इट्स नॉट द पर्सन हु इज गिविंग इनकम। वो टीडीएस में क्या होता था, जो इनकम सोर्स बंदा है वो डिडक्ट करता था। इसमें क्या है, जो सेलर है, आई एम अ बायर और ये सेलर है, इनकम सेलर को हो रही है। पर सेलर कह रहा है गाड़ी खरीद रहे हो तो कमाते होगे, कमाते हो तो टैक्स देना होता होगा, टैक्स देना टीसीएस के नाम से, बिल के अंदर ही 1% 13 हजार और लग जाता। अब आप मुझे बताइए, अब ये सवाल आएगा सर ये सरकार को बताएगा इसके बाद? बिल्कुल बताएगा, मेरा पैन नंबर लेगा, सब कुछ लेगा और ये बताएगा कितने रुपए का टैक्स जमा हो गया जी? 13 हजार। अब जब मैं अपनी रिटर्न भरूंगा तो आप मुझे बताइए मेरी कुछ भी इनकम हो, मान लो इनकम ना भी हो, तो क्या मेरे यहाँ पे टीडीएस 13 हजार दिख जाएगा? बिल्कुल दिख जाएगा, टीसीएस के नाम से। और अगर मेरी कुछ इनकम नहीं है तो मेरे को ये रिफंड आ जाएगा जी वापस, और अगर मेरी इनकम है तो एडजस्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत वाली बात? क्या आपको टीसीएस का कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर आपको टीसीएस का कॉन्सेप्ट समझ आया है तो आप समझिए कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया हुआ है। सर ये तो बताओ आपने जो गाड़ी खरीदवाई पापा के ना, अब आप मुझे बताइए, बेसिकली मेरे को ये था कि भाई मेरे पैन नंबर पे टैक्स कट जाएगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि मैं अपने फादर का डिटेल दे दूं। हाँ, तो पर उनकी रिपोर्टिंग हो जाएगी ना, मतलब मेरा पैन नंबर और मेरी रिपोर्टिंग नहीं हुई और मेरे फादर की रिपोर्टिंग हो जाएगी, तो मैं रिफंड या अगर उनका टैक्स बनता होगा तो मैं उनको पे कर दूंगा उस चीज को। अपना इसलिए बेटे क्योंकि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, कुछ आ जाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाता स्टार्टिंग है। यू नेवर नो। सर इनकम जाके है। नहीं ऐसा नहीं है, वो डर लगता है सरकार से कि वो मतलब, समझ रहे हो? तो फिर आप रिटर्न फाइल नहीं करते क्या? मैं रिटर्न फाइल करता हूँ। वहाँ पे डाउन कर रहा है अब डाउन कर रहा है। ठीक है, आप प्लीज डाउट मत करिए, कंफर्म्ड रहिए आप। मुझे बताइए क्लियर है? क्या आप सब बच्चों को समझ आया कॉन्सेप्ट? अब सुनिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल है। सर जी एक सेलर है
और वो कितने रुपए का सामान बेच रहा है। जस्ट एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। सेलर इज सेलिंग गुड्स वर्थ हाउ मच, 80,000, और ये बायर है, तो बायर इसको जब पैसे देगा लॉजिकली तो 80,000 देना चाहिए। बट एक जनरल लेवल पे कह रहा हूं, वो 80,000 के साथ साथ कितना परसेंट और देगा, दैट इज 800। तो इसका मतलब आपने सेलर को कितने रुपए दे दिए, 80,800। अब ये जो सेलर है ये 800 सरकार को दे देगा, और जब ये इंसान अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी जो मर्जी जीटीआई हो, ही विल गेट द क्रेडिट ऑफ टीसीएस, बायर को मिल जाएगा। समझ आया बच्चे आपको? ये लिखा है ना, टीसीएस जितना भी कट गया आपका, इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर। कहिए क्लियर है, सेट है ना कहानी? ठीक है, तो मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी दे रहा था। अब आपका टीसीएस जो है वो ये है बच्चे। पहले जब, मतलब अगर मैं बोलूं टीसीएस सिर्फ इतना था, जितना ये एरिया है ना, इतना था बस। ठीक है, धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ टीसीएस के अंदर चीजें आती जा रही हैं। बताओ, मेड फॉर ईच अदर। एनीवेज, अब मैं आपके सामने टीसीएस के प्रोविजंस ला रहा हूं, और हमें वो प्रोविजंस भी याद अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ, टीसीएस पे आते आते आपको कैसी फीलिंग लग रही है कि ये आप एकदम एनर्जी है आपके अंदर ये समझने की? आप तो बोलोगे छींके जो मारी हैं आपने। ठीक है, सो बेसिकली यहां तक आते आते ना बच्चे को ये लगता है भाई ये क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन पेपर में यही आ जाता है, पेपर में यही आ जाता है, बिलीव मी, टीसीएस बहुत पूछता है इंस्टीट्यूट। पहले का नहीं आता। पहले का जो जो करा दिया वो आने का, जो आज कराना है चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाँ जी, नहीं मैं कह रहा था कि मिल जाता है ना वापस टीसीएस जो कलेक्ट करते हैं। अगर अगर तेरे ऊपर कोई टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं है तो मिल जाएगा, अगर टैक्स ऑब्लिगेशन है तो एडजस्ट हो जाएगा। आइए, सबसे पहला सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, पर वो उससे पहले ही लग जाता है टीसीएस, उतना डिटेल जाना नहीं हमने। टीसीएस जो ऊपर में ही जब लिस्टिंग हो रही होती है ना उस पर लग जाता है। अब ये बड़ी अच्छी बात आपने बोल दी, अब मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी बात हुई थी। आपको याद है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा था? वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो जीएसटी लगता था, 15 सबसेक्शन 1 कहता था ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15 सबसेक्शन 2 कहता था इंक्लूड्स, जिसके अंदर पहले में टैक्स ड्यूटी सेस, तो कोई भी टैक्स होता था वो इंक्लूड हो जाता था, पर एक टैक्स इंक्लूड नहीं होता। टीसीएस लिखवाया था मैंने, ठीक है, आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो बेसिकली जब गाड़ी के पेपर बनते हैं, मतलब मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूँ, कार का प्राइस, इंश्योरेंस, टीसीएस भी, ठीक है, फिर उसका टोटल हो जाता है, फिर जीएसटी लगता है। तो जब जीएसटी लगेगा क्या टीसीएस की वैल्यू पे लगेगा? नहीं लगेगा, यह आपने बढ़ता वैल्यू, समझ रहे हो? तो टीसीएस प्राइस के ऊपर ही लगा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी का बिल अगर मैं दिख गया तो ऊपर लगा होता है, और जीएसटी क्या, जीएसटी उस वैल्यू पे लग रहा है ये तो हम देख चुके, और टीसीएस तो पहले लग चुका है, तो कार के प्राइस पर होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आप मुझे बताइए, मैं 206C सबसेक्शन 1 कह रहा हूं, और ये क्या है? अगर एक सेलर नोटिफाइड गुड्स बेचता है, किसको बेच रहा है? बायर को, तो भाई
उसको बोलना है भाई ये 100 रुपए का है प्लस कुछ परसेंट टीसीएस भी दे दियो। मान लो अगर मैं सेलर हूं और अगर मैं आपको कुछ बेच रहा हूं तो नॉट जस्ट द प्राइस फॉर दिस गुड्स बट ऑल्सो टीसीएस अमाउंट। यही है ना कहानी। आइए सबसे पहली चीज क्या लिखा होगा प्लीज। इतना अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। HC is human consumption। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है बच्चे पूछना। टेंडू लीव्स। टेंडू लीव्स क्या होता है? कोई पत्ते होते हैं शायद। टेंडू लीव्स पता है किसी को? हाँ यही होता है। हाँ होता तो इन लीव्स में दिए जाते हैं। ये तो कोई फ्रूट लग रहा है बेटे। पहली बार देखा है। टेंडू लीव्स। पान का पत्ता है, पान का पत्ता है, पान का पत्ता है। नहीं भाई ये रहा सर ये सही तो बहुत बढ़िया पत्ते हैं पान का। हाँ हाँ तो बासूस बीड़ी बनती है इसकी तो क्या हो गया? ये बनी हुई है जैसे बीड़ी बनी हुई है तो वो रैपिंग के लिए होगा या कुछ होगा। ठीक है। आइडिया किसी बच्चे को क्या होता है वैसे टेंडू लीव्स? यस देखने पहली बार। सर पान का पत्ता है, पान कहाँ से लग रहा है? ये पान का भाई पान का पत्ता जो है खा मत ले बीड़ी है। मे भी। ठीक है। तेज पत्ता लग रहा है सूखा वाला। ठीक है। टेंडू लीव्स हमें कोई पेपर में आपको ऐसे नहीं आने वाले एमसीक्यू में इमेज बनी हुई बताओ कौन सा टेंडू लीव है। ठीक है। कहीं इस टॉपिक पे आओ ऐसी गूगल करने पे सर्च ही करते रहो 15 मिनट तक। अपने को नाम याद होना चाहिए ना, आपको फर्दर डिटेल जाननी है ना ही कंज्यूम करना है जिंदगी में बेटे कभी। हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या है? टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट यूज या फिर टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन 3। फॉरेस्ट से नहीं आया कोई और रीजन से टिम्बर है, हमें क्या लेना देना। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और टेंड्यू लीव्स देन स्क्रैप देन मिनरल। सर पता है कौन सा वाला पत्ता होता है ये? वो जब 502 का बंडल नहीं आता बीड़ी का। ये क्या पता है यार? तू अच्छा कहेगा तो ऐसे करा कि हम दोनों रिलेट करते हैं उससे जाते। अरे सर ये तो वही है जो अभी कल ही तो 22 वाला है। समझ आ गया तेरे को? पर तूने जैसे अच्छा बोला, अच्छा बोला ठीक है। अरे सर ये तो वही है का मतलब क्या है? मैं क्या मतलब है बैग में है अभी 502 नहीं। हाँ? गूगल पे देखा ना ये वीडियो लग गया तो हाँ रिलेट करा आपने। देखो कॉन्सेप्ट सारे प्रैक्टिकली रिलेट हो जाते हैं। एल्कोहलिक लिकर। एल्कोहलिक लिकर कौन सी वाली आपको अच्छा कौन सा बोलोगे तुम? कभी नहीं पी? 502 ओनली। ठीक है। स्क्रैप मटेरियल हो गया और उसके अलावा क्या है? मिनरल, कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर। मुझे कोई लेना देना नहीं है इन सारी बातों से। आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए, आपको रेट पता होने चाहिए। आइए देखते हैं एक बार अल्कोहलिक लिकर पे कितना रेट है बच्चे। टेंड्यू लीव्स 5%। ओ माय गॉड। टिम्बर पे 2.5% ही है। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2.5 है। स्क्रैप 1, मिनरल ऑयल, मिनरल कोल लिग्नाइट पे 1%। तो लास्ट डे आपको रेट आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? नहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है तो ही लगता है वो ट्रेड, मतलब वो बताऊंगा अभी, रिटेल के लिए नहीं। तो ठीक है। हाँ जी। किसके ऊपर? गोल्ड। कोल लिखा है वो। टिम्बर मतलब क्या था बनाने पर? लकड़ी जो होता है। गोल्ड नहीं है मैडम इसमें, मतलब लिग्नाइट का या उसमें से। दिस इज रॉ, मतलब अब गोल्ड कैसे बनता है वो है उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा अगर बायर क्या बता दे कि मैं कौन हूं।
इफ बायर इज रेजिडेंट, इस रेजिडेंट के बीच में ज्यादा गैप तो नहीं दिख रहा मुझे, जो आपने नॉन भी घुसा दिया उसमें। और बायर एक क्या क्या डिक्लेरेशन दे दे, ओके, तो नीचे केस बना वरी 206T1 हो जाएगा आपका खत्म। अगर आप एक बायर को दे रहे हैं जो ट्रेडर है तो क्या टीसीएस लग जाएगा, लग जाएगा। बट इफ यूर जो बाय कर रहा है अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसके ऊपर नहीं लगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक बात यहाँ पे और लिखी जा सकती थी, और प्लीज समझिए रिटेल लेवल के लिए नहीं है, ठीक है। रिटेल लेवल पे ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे कि मान लो आप एक बायर हो, आप अल्कोहल लिकर परचेज करने गए हो, ठीक है, लेट सपोज, तो क्या वो ये बोलेगा अरे नहीं नहीं 2000 की बॉटल है 1% दो? ऐसे हो रहा है क्या प्रैक्टिकली? ऐसे हो रहा है? नहीं हो रहा। कैसे पता आपको? हाँ, क्या अगर आप लिकर शॉप पे जाओ और अगर आपने 10,000 की लिकर खरीदी, क्या टीसीएस कट रहा है? नहीं कितने बच्चों को पता है नहीं कट रहा है आज? मतलब आप गए हो लिकर शॉप पे, गए नहीं हो? बिल्ली देखकर खाते पेटी करना। चलो ग्रीन कलर की कौन सी होगी? हाँ? नाम हो गया उसकी, उस पेटी में ग्रीन कलर की थी। नहीं है? अबे भाई सॉरी, तो यही फूक रहे। चलिए, नहीं बच्चे ये सब चीजें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए प्लीज। नहीं, हाँ नहीं, मतलब नहीं, सही चीज नहीं। ओकेजनली तो कभी कभी होना मतलब वो है पर ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए दो प्रोविजन क्लियर है? ए भैया आगे आओ। 206C 1C, अगर सेलर लाइसेंस बेच रहा है तो बायर को बोलूंगा कि मैं तेरे को ना वो पार्किंग लॉट दे रहा हूँ, कालका जी का पार्किंग लॉट दे रहा हूँ और 500 करोड़ रुपए लगेंगे। तो बायर 500 करोड़ दे रहा है, मैं कहूंगा रुक जा, साथ में टीसीएस भी लगे, क्योंकि तुमको पार्किंग लॉट मिल रहा है, तुम तो कमाओगे तो कुछ ना कुछ टैक्स तो होगा, तो टीसीएस। तो बेसिकली इन तीन चीजों पे ही टीसीएस है बच्चे, दैट इज पार्किंग लॉट के जो ये लीज एग्रीमेंट्स होते हैं, लाइसेंस होते हैं, टोल प्लाजा, माइन और क्वेरी। माइन और क्वेरी में मैंने अभी लिखा है इस पे अदर देन मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इतना डिटेल जाना नहीं होता बट लिखा हुआ है क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। मुद्दे की बात ये है रेट कितने का लग रहा है? 2%। सो लेट सपोज अगर बायर को मैंने 10 करोड़ का बेचा, लाइक यूर अ बायर, आई एम अ सेलर, मैंने आपको पार्किंग लॉट, आपको पता है ना पार्किंग लॉट के वो होता है लाइसेंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 10 करोड़ का दिया तो आप मुझे 10 करोड़ दोगे या 10 करोड़ प्लस 2%? प्लस 2%। तो आपको रेट याद रखना है, ये तीन चीजें याद रखनी है। और ये जो बायर है ये कौन नहीं होना चाहिए? अगर आप ये बायर है तो टीसीएस नहीं लगेगा, अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। आप बोलोगे अरे मेरा टीसीएस मत करो, मैंने कहा क्यों? आपने बोला मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी, मैंने कहा ठीक है नहीं कटेगा। कहिए क्लियर है? 206C 1F किस चीज की वैल्यू आ गई है? सेल ऑफ मोटर व्हीकल, ये वही आ गया जो मैंने आपको केस बनाया था समझाने के लिए, मोटर व्हीकल। लेकिन किससे किस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए गाड़ी? 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप आज गाड़ी खरीदते हैं 6 लाख रुपए की तो क्या टीसीएस प्रोविजन लग रहे? नहीं लग रहे। अगर 10 लाख से ऊपर है तो ही लगेंगे। और रीसेंट अमेंडमेंट आई है कि भाई अब इसका स्कोप बढ़ रहा है, उसके आगे क्या लिख दिया है? एनी अदर नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स कौन से हमें वो नहीं जानना, लेकिन सिर्फ अमेंडमेंट क्या है आपको लिखा हुआ दिखेगा कि 1/1/2025 से कुछ नोटिफाइड गुड्स भी हैं जिसके ऊपर ये सेक्शन लग जाएगा। वो नोटिफाइड की लिस्ट क्या है वो अभी तक नहीं डाली गई। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मुझे बताइए टीसीएस का रेट कितना है? 1%। ओके, अब आप देखिएगा, मतलब इतना डिटेल दिया हुआ है तो मैंने यही एग्जांपल बनाया हुआ है। होंडा ने गाड़ी बेची 13 लाख रुपए की, तो होंडा जो है बायर जो है वो कंज्यूमर। अच्छा सर, अगर होंडा टू अलग अलग जैसे होलसेलर डीलर्स के साथ भी तो होता होगा ना, क्या उसमें टीसीएस है? नहीं है उसमें। गवर्नमेंट का इंटेंशन समझिए, मैं सिर्फ कंज्यूमर को पकड़ना चाह रहा हूं। तो मैंने ये बोला है अगर ये जो बायर है ये ट्रेडर है, क्या टीसीएस लग रहा है? नहीं। अगर ये गवर्नमेंट है तो नहीं, एम्बेसीज नहीं है, कॉन्सुलेट्स नहीं है, ठीक है, इनके ऊपर नहीं है। लेकिन किसके ऊपर लग रहा है? कॉन्सुलेट्स, भाई एम्बेसीज के ही वो जो
और भी उसके फर्दर रिफाइंड वर्ड, ठीक है, यूएन के एम्प्लॉयज या यूनाइटेड नेशंस या कुछ जो फालतू की चीजें, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर बिल्कुल बाहर कर दिया, ठीक है। रिटेल सेल पे टीसीएस है, यस। अब आप मुझे बताइए, एक मैन्युफैक्चरर है, एग्जाम्पल है जैसे, ठीक है, केस स्टडी टाइप, मैन्युफैक्चरर है, वो गाड़ी बेच रहा है डीलर को, क्या टीसीएस लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा, क्योंकि भाई ये तो बी टू बी जैसा हो गया ना, ट्रेडर को नहीं लगता भाई, एंड कंज्यूमर पे लगता है, डीलर टू डीलर सेल हो रही है, लगेगा टीसीएस? नहीं लगेगा। यानी कि किस पे लग रहा है? मोटा मोटी कंज्यूमर पे लग रहा है, और किस वैल्यू से ऊपर? 10 लाख से ऊपर। अब ये होंडा टीसीएस डिडक्ट कब करेगा? देखो, टीडीएस के टाइम पे होता था एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, यहां पे क्या हो जाएगा? एट द टाइम ऑफ डेबिट, क्योंकि मैं आपको डेटर बनाऊंगा, गाड़ी बेची है तो, मान लो उधारी पे बेच रहा हूं, तो मैं तो आपको डेटर, मैं तो बायर को तो डेटर बनाऊंगा ना, और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज, सही है, समझ आया बच्चे? वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो आप। आओ एक छोटा सेक्शन करते हैं, और उसके बाद फिर हमारा एक वो रह जाएगा, फिर टीसीएस खत्म हो जाएगा। हालांकि छोटी छोटी बातें तो बचती हैं, पर यस, कंटेंट लेवल पे। अगला कौन सा है जी? 206C1H। अरे सर, ये क्या बोल रहे हो सर आप? आपने सेक्शन अभी अभी नोट्स में लिखा था, देखना जरा, 194Q में लिखा वहां था, लिखने का दिया था। लिखा था ना? वैसे याद है नहीं लिखा था कोई बच्चों ने, लिखा लिखा है ना आपने? लिखा है 206C1H लिखा है, लिखा है ना? हाँ तो ठीक है यार, ऐसे मत सोच कि क्यों लिखा मैंने, कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ इन बच्चों की गलती है। आरती जी ने लिखा है। तो ना थोड़ा एक ऐसे एग्जांपल इससे पूछना था। हाँ आ रहा हूँ इस पे मैं। मोटर व्हीकल होनी चाहिए, 10 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। तो मैं साइकिल की बात करूंगा, जैसे आती होगी कुछ तो लग्जरी साइकिल होती होगी महंगी, 10 लाख से ऊपर की होती होगी, कुछ तो होंगी, ठीक है। तो उनपे लगता होगा टीसीएस, वो तो मोटर व्हीकल में नहीं आती है। मोटर व्हीकल की फिर डेफिनेशन अलग होती है, और वो होती है, नहीं लगेगा, समझ रहे? सर वो इंजन कैपेसिटी वो हालांकि जीएसटी में लिखा हुआ था वो, पर यहाँ के हिसाब से मोटर व्हीकल की नोटिफिकेशन इनकम टैक्स गवर्नमेंट बताएगी, उसके अंदर हम नहीं जाना। एनीवेज, कौन सा सेक्शन कर रहे हैं बच्चे हम लोग? 206C1H। अब ये कह रहे हैं कि सेलर, अगर तुमने कुछ भी चीज बेची बायर को, कितने रुपए से ज्यादा की बेची? 50 लाख। तो भाई जब वो बायर पेमेंट देगा ना, तो टीसीएस भी ले ली। एग्जैक्टली, पर वो रिवर्स था, वो बायर कह रहा था कि मैं टीडीएस काटूंगा। आप समझो, अभी आपने 194 क्यों पढ़ा था? वो ये कह रहा था कि वो बायर जिसका पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, वो अगर 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीदता है, तो जब वो पे करेगा तो 0.1% टीडीएस काटेगा। और सेम रेसिप्रोकेट कर दिया इन्होंने 206C1H में। वो ये कह रहे कि सेलर, अगर तू 50 लाख से ज्यादा बेचेगा गुड्स कोई, तो उससे जब तू पैसे लेगा, तो उससे 0.1% टीसीएस भी लेगी। क्या एक ही ट्रांजैक्शन पे दोनों नहीं लग गए? क्योंकि ये भी सेल ऑफ गुड्स ही है, वो भी सेल ऑफ गुड्स है। तो एक ही ट्रांजैक्शन पे अगर दोनों लग जाएंगे, तो आप मुझे बताइए कौन जीतेगा? 194Q, टीडीएस प्रोविजंस विल विन। तो ये सेलर फिर छोड़ देगा, और उधर उसको 194Q में लगेगा। बट ऑब्वियसली हमें सेक्शन तो समझना। नहीं, हाँ, नहीं, बायर टीडीएस काटेगा ना। सेलर के लिए तो टीसीएस है, सेलर बोलेगा मैं इतने का बेच रहा हूँ ये, और मेरे को और दे। सेलर के ऊपर तो टीसीएस प्रोविजन, बायर पे टीडीएस प्रोविजन। आराम से देखिए, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऐसा बोल के लाती है कि मेरे को सिर्फ ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल रखना है। तो अगर एक ही ट्रांजैक्शन दो सेक्शंस के थ्रू कंट्रोल हो रही है, तो ये कंफ्यूजन जब मार्केट में आती है, तो सरकार बोल देती है 194 क्यों फॉलो कर लो आप। समझ रहे? क्योंकि व्हाट इज 0.1%, कितना ले लूंगा मैं 0.1 में? इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को टैक्स चाहिए, हाँ वो मतलब चाहिए तो होता है, बट जो रेट है, तेरे को क्या लग रहा है टैक्स का अमाउंट आ रहा है कुछ ज्यादा? कुछ नहीं आ रहा। मेरे को ट्रैक करनी है इस ट्रांजैक्शन को, तुम्हारे तुम बदल के उड़ा दो इस चीज को। एनीवेज, मुद्दे की बात ये है, अगर एक सेलर सेल करता है गुड्स एनी,
एक्सीडिंग 50 lakhs अदर देन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे नहीं है बच्चा, ठीक है। एग्जाम्पल 70 लाख। तो आप मुझे बताइए, क्या 70 लाख, एक बार सुनिएगा प्लीज, 70 लाख के ऊपर वो ये बोलेगा भाई तू टीसीएस और दे, या जो भी एक्सेस है उसके ऊपर एक्सेस है, तो टीसीएस कैसे लग रहा है? 70 लाख माइनस 50, 20 लाख पे 0.1%। क्लियर है जी? और इसमें सेलर कौन इंसान होना चाहिए? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वहां पे बायर के ऊपर ये पॉइंट था और यहाँ पे ये है। और उसके बाद उसने बोला कि इन लोगों से मत लियो भाई, ये अपने ही है, ये तो नहीं एग्जैक्टली, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड लोकल अथॉरिटी। और यही बात मैंने लिख दी। 194 क्यू और 206 सी 1H में कौन जीतेगा? 194 क्यू। हालांकि इसके ऊपर 10-12 और नोटिफिकेशन और बहुत सवाल उठ जाते हैं, लेकिन जब ये सेक्शन आए थे तभी बहुत इलेबोरेटेड थे। फिर इंस्टीट्यूट क्या करता है, सिर्फ इतना ही कंटेंट रखता है, पूरी अमेंडमेंट भी नहीं डालता, मतलब वो कहता है भाई इतना ही समझ लो। बताए, बड़ी इंपॉर्टेंट है 206C1H। क्लियर है यहां तक? लास्ट पॉइंट बेटा, और टीसीएस खत्म है। पर टीसीएस का एक बार के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है? टीसीएस की पेमेंट भी तो होती होगी, पेमेंट तो मंथली होती होगी, और मैं सिखाई थी आपको टीडीएस में। एक बार जरा ये पढ़ के बताओ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टीडीएस? क्या पॉइंट डिफरेंट है बच्चे? एग्जैक्टली इसमें वो मार्च वाला नहीं, आई मीन मार्च की पेमेंट जैसे 30 अप्रैल होती थी ना, इसमें 7 को ही हो रही। बाकी सब वही है, गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है, बाकी बातें वही हैं। एक बार फिर भी पूरा आराम से पढ़िए। और क्या बताया था ये मैंने? विच चालान होता था, एक्चुअल में गवर्नमेंट पे कर रही है, चालान मतलब एविडेंसिंग द पेमेंट, विदाउट चालान मतलब बुक एडजस्टमेंट। तो वो तो सेम डे हो जाता, मान लेता था मैं पे करना जब, लेकिन विच चालान वाले में अगले महीने की 7 तारीख। तो उसमें 30 को था सर। इसमें 7th है। क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर टिल हियर? लास्ट पॉइंट बच्चे, दैट इज ओवरसीज रेमिटेंस या ओवरसीज टूर पैकेज। एक बात बताइए, क्या लोग इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री चले जाते हैं? क्यों जाते हैं? मतलब व्हाट इज द पर्पस जनरली? अपॉर्चुनिटीज हो गई, जॉब के लिए कह रहे हो आप, बट अगर मैं स्टूडेंट्स लाइफ में बोलूँ तो पढ़ने के लिए, पढ़ने, एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन। आपको घर पे पड़ा हुआ कैश किसी मनी एक्सचेंजर को देना पड़ता है, और वो आपको डॉलर्स देता है, आप अपने बच्चे को दो। समझ रहे हो? और क्या रीजन हो सकता है बाहर जाने का? घूमने के लिए, जैसे दुष्यंत सर गए, ठीक है, तो क्या वो इंडियन रुपीज लेके गए होंगे या उन्होंने एक्सचेंज कराया होगा? एक्सचेंज कराया। मेडिकल पर्पस के लिए, कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ऐसे देख रहे हैं हम कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको कह सकता हूँ कैंसर का ट्रीटमेंट उनका बाहर चला था, ठीक है। सो बेसिकली एट टाइम्स आप बाहर जाते हैं, यू नीड फॉरेन करेंसी। तो और इसके अलावा पर्पस क्या डाल दूंगा? अदर। मैंने मेन आपके 3 पर्पस बनाए, घूमने का, मेडिकल और एजुकेशन। हाँ ठीक है, ऑब्वियसली घूमने वाला ट्रैवल हो गया, एक हो गया ट्रैवल आपका, देन मेडिकल, देन एजुकेशन, इसके अलावा अदर। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, सरकार कह रही है कि अगर अब तुम्हारे पास कोई कैश लेके आए ना, मान लो 1 लाख रुपए लाया वो, ठीक है, 1 लाख रुपए, और मान लो $1 है 50 रुपए का, $1 कितने का है? 50 रुपए, और वो 1 लाख लाया, तो मैं उसे कितने डॉलर्स दूं वैसे आपके हिसाब से? $1 इक्वल टू 50 रुपीज। $2000 पहले ऐसे ही होता था, मैं उसे $2000 दे दूंगा, चला जाएगा। अब मैं बोलूंगा सुन रुक भाई, अब तू भाई करेंसी खरीद रहा है तो भाई कमाता भी होगा कुछ ना कुछ, तो 1 लाख में प्लस कुछ परसेंटेज और लग जाएगा। क्योंकि मैं बायर को बोलूंगा देख मैंने तेरे को ये करेंसी बेची है, इसका तो 1 लाख हो गया, 1000 और दे दे, यानी कि उससे लूंगा 1 लाख 1000।
क्यों ले रहा हूं? टीसीएस के नाम पे, और उसको डॉलर दे दूंगा 2000। पहले आप इंटेंशन समझे आप। और ये कोई ऑफिस पर्पस के लिए नहीं है, ये बिल्कुल है अगर आप में से कोई बाहर जाएगा, अगर कुछ होगा, आपके पेरेंट्स कुछ पैसा अगर एक्सचेंज कराएंगे तो उनको ये प्रोविजन लग जाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस एंड व्हाट इज द सिचुएशन। सो दिस इज अगर मैं आपको बोलूं एक इंसान है ऑथराइज डीलर, कह सकता हूं सेलर है वो, और जनरली क्या मैं कह सकता हूं अगर आपको करेंसी खरीदनी है तो आप ही तो खरीदने जाओगे, यू आर अ बायर। ठीक है। तो बायर जब ऑथराइज डीलर के पास गया तो उसने कितने रुपए दिए? मान लो 1 लाख रुपए, नोइंग द रेट $1 इक्वल टू 50 रुपीज। तो ये इसको कितने डॉलर्स दे देगा? $2000। और साथ में बस इसको 1 लाख के साथ साथ क्या देना पड़ेगा? टीसीएस। ये एक प्रोसेस बताया मैंने आप, यहां तक क्लियर है? ऑथराइज डीलर्स कौन होते हैं बच्चे, कुछ आइडिया? बैंक भी होते हैं ऑथराइज डीलर्स, एक्सचेंजर होते हैं, मतलब ऐसे नाम भी। एक आपने डी पॉल सुना है? डी पॉल, डी पॉल होता है ऐसे लोग ना कभी कभी बाहर घूमने के लिए वो खुद से प्लान नहीं करते। देर आर मेनी ट्रैवल एजेंसीज जो बहुत बड़ी एजेंसीज है। आपको अगर यूके यूएस से घूमना है तो आपका पूरा आइटिनरी बना देंगे, फॉरेक्स दे देंगे, होटल बुक कर देंगे, एक्टिविटीज के लिए कर देंगे, एक अमाउंट आपसे चार्ज कर लेंगे अपना मार्जिन रख के। तो रादर देन तुम सारा आइटिनरी 15 दिन की खुद बना रहे हो, देर आर कंपनीज हु मेक द आइटिनरी फॉर यू, गिव यू द बेस्ट, आपसे बजट पूछ के वो कर देते। तो वहां भी एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, ये जो बायर जिसको डॉलर चाहिए, क्या जरूरी है ये घूमने ही जाएगा? एक रीजन हो सकता है ओवरसीज टूर पैकेज, समझ गए ना? दूसरा क्या हो सकता है? एजुकेशन और मेडिकल लोन। ठीक है सर, बाहर इलाज कराना है, लोन चाहिए, उधर पेमेंट करनी है उनको। ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा? अदर कैटेगरी। यही बन रहे थे ना तीन। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज ले रहे हैं, आप मनी एक्सचेंजर के पास गए कि भाई साहब ये 25 लाख रुपए हैं, डॉलर दे दो, 25 लाख रुपए, या अभी मेरे, ठीक है अभी एग्जाम्पल 25 लाख रुपए, तो कितना टीसीएस काट लेगा वो? अप टू 7 लाख, 5%। मतलब 25 लाख में से अगर बोलूँ 7 लाख पे 5% काटेगा, और बचे हुए पे कितना परसेंट काट देगा? 20। इतना टीसीएस काटेगा। स्लैब्स हैं। अगर तू 25 लाख कन्वर्ट करा रहा है तो तेरे पहले 7 लाख पे वो 5% काटेगा, और अबव 7 लाख पे 20%। ठीक है जी। नीचे के एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। मिस्टर ए, $1 कितने रुपए का है, और कितने रुपए लेके गया है ये? 10 लाख। तो पहले 7 लाख पे कितना काटेगा? 35,000 का टीसीएस, और आगे के 3 लाख पे तो 95,000 का टीसीएस कटेगा आपका। तो भैया घर से 10 लाख प्लस 95,000 लेके चलना, तब $2,000 मिलेंगे आपको। समझ रहे हो? समझ आया आपको वर्किंग? अब आपको सिर्फ पर्पस और रेट समझने। ठीक है, मैंने आपको आपको मैकेनिज्म बताया। ठीक है। अब मैं आ रहा हूं, ना 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 एग्जाम्पल था बस। विदेश में ले रहे हैं कैश हाँ ले जी, रहे हैं, 10 लाख बहुत सारी चीजें होती है सर। अगर मेरा कार्ड है, इसमें तो 1000 बातें हो सकती है भाई। मैंने बस एक चीज बोली आपको, ये पढ़ लो एक बार। अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, अब हाउ विल यू यूज इट, ये सब के अंदर कैसे जा सकते हैं हम लोग? लेकिन क्या कोई टीसीएस प्रोविजन है इफ इट इज मेड थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड? कोई टीसीएस प्रोविजन नहीं। वीजा मस्त, हाँ, वीजा मस्त। डिपेंड्स, आई एम नॉट श्योर। ये बहुत डिटेल्ड बात है, समझ रहे हो? एनीवेज, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं घूमने जा रहे हैं तो सरकार अपनी जगह सही है, टीसीएस ले रही, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं एजुकेशन और लोन पे बहुत ज्यादा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ज्यादा था उस पर? ठीक है, इस पे देखते हैं। एजुकेशन और मेडिकल लोन पे आप पहले अप टू 7 लाख देखिए क्या लिखा हो। सो इफ द पर्पस इज मेडिकल एजुकेशन
एंड यू आपके पास 5 लाख रुपए लेके गए हो आप, तो कोई टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर 7 लाख से ऊपर हो गया तो टीसीएस लग रहा है। अब देखना पड़ेगा, मेडिकल है तो कितना परसेंट है जी, 5%। मतलब मान लो अगर ये 10 लाख रुपए लेके जाते तुम मेडिकल पे, तो तुम्हारे पहले 3 लाख तो माफ हो जाते, और 3 लाख पे 5%, 15,000 रुपए। और अगर ये एजुकेशन होता तो 5% लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ है कि अगर लोन ले रखा है आपने फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो 0.5% है। अब बोले सर इतना डिटेल कौन है? हाँ तो भाई आपको ये अगर पेपर में दिख गया कि तू इसलिए ले रहा है क्योंकि तूने लोन लिया है। एक होता है सर मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, मेरे भाई ये कैश पड़ा हुआ है, मैं कन्वर्ट करा रहा हूं, मैं पैसे दे दूंगा उनको। एक होता है सर मैं लोन चल रहा है सर, मैंने ऑलरेडी 20 करोड़ का लोन ले रखा है, मैं आज कैश लेकर आया हूं लोन की वापसी करानी है। ओ भैया, एजुकेशन की पेमेंट करने के लिए उस यूनिवर्सिटी को 2 तरीके हैं, एक आपकी जेब में पैसा पड़ा है, एक आपने लोन ले रखा है पहले से। तो लोन की रीपेमेंट करने के लिए सरकार का फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर है, कितना परसेंट ले रही है वो, 0.5। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो तो 5%। क्लियर है जी? रही बात अदर्स की, अप टू 5 लाख नील, अबव 20%। क्या मैं कह सकता हूं ये सेम ही था? नहीं, बल्कि ओवरसीज में तो और सरकार अग्रेसिव हो रही है, घूमने जा रहा है इससे और ले लो, सॉरी। लेकिन अगर अदर पर्पस है तो अप टू 7 लाख इसमें भी अभी क्या है बच्चे, मिल। आप मुझे बताइए, क्या आपको टीसीएस की सारी बातें समझ आ गई? आपको ये सारे सेक्शंस विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स आपको ये पता होना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चे? खत्म नहीं, टीसीएस खत्म। अभी भी मतलब कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, लेकिन हाँ मतलब एक लेवल पे वो चीज है। हाँ, वो लिमिट ही तो था 7 लाख या कुछ ऐसा। ये फिक्स लिमिट्स थी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। डिपेंड करता है, तू एटीएम से कैश निकालेगा, तेरे पास बैंक अकाउंट में होना चाहिए, मतलब वो मतलब तेरा कार्ड ऐसा होना चाहिए कि अब एटीएम, अब तू इंडिया में बैठा है तो मुझे नहीं लगता डॉलर तेरे को ऑथराइज, जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो तो वहीं पे ऑथराइज डीलर्स होते हैं, आप ऐसे नहीं होता। एटीएम से फॉरेन करेंसी, तो वो तेरा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होगा, वो आप मतलब उसको स्वाइप करेगा, उसका सेटअप ही अलग होगा, तू डॉलर्स कर रहा है कैश विड्रॉ कर रहा है वो तो अलग, उस पे नहीं लगेगा। बताइए क्लियर है बच्चे? चलिए अब मेरे को आपके साथ 3 सेक्शन करने हैं, और फिर टीडीएस के सेक्शंस ओवर है, पर उसके बाद भी पॉइंट्स तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई मतलब एकदम हेवी है कुछ है। कौन से बताऊंगा भाई, बट कंसिडरिंग आप लोग कितना थक रहे हो उस हिसाब से मैंने उसको सब्जेक्टिव रखा हुआ है। हाँ मतलब वो वाली चीज है कि अगर एक क्लास और में ऐसी जस्ट मिस लेनी है, बहुत ही कम 15-20 मिनट आ जाएगी। ये जो और पॉइंट्स है कि अगर आप पैन नंबर नहीं देते ना तो डबल द रेट होगा। चलिए, आपको ध्यान है हम टीडीएस में देखते थे कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते हो, कौन सा सेक्शन लगता था कॉन्ट्रैक्टर में? 194C। 194C, वेरी गुड। तो जब उसको पेमेंट देते हो तो टीडीएस लग जाता है। लिमिट कितनी थी? बीस हजार की लिमिट इंस्टॉलमेंट में और एनुअल में 1 लाख। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ, बोलूं वेरी गुड या रहने दूं? मेहनत तो करिए, देख के में मेहनत है, बाकी तो देख भी नहीं रहे। लेकिन अगर आप अपना घर, अच्छा 194C में क्या था, अगर आप अपना घर बना रहे हो तो 194C लग रहा था? नहीं लग रहा था, लिखवाया था।
यार मैं बोल बोल के थक गया यार, टीडीएस के प्रोविजन यार। फर्स्ट क्लास में नहीं नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी फर्स्ट में नहीं करा। नहीं। सर नहीं फर्स्ट में सब लिखा है ए टू जेड देखो सर लाइन से लिखा है नहीं, पवन जी मेहनती बच्चे, ही इज रेगुलर। मैडम की बच्चे तो बोलो भाई। क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है अगर आप घर बनाते हो हाँ और 70 लाख की पेमेंट करते हो तो क्या 194C लगेगा? यू आर एन इंडिविजुअल। क्या 194C पर्सनल पेमेंट पे था? इवन नोट्स चेक करो। पहली क्लास में कराया होगा आपने देखो मैंने सब लिखा है लेकिन है नहीं इसमें पहली क्लास में नहीं कराया मैंने, झूठ बोल रहे हो आप। लाख लाख में आपने कराया लेकिन आप हाँ ये हो सकता है सर जे में तो मैंने लिखवा के काटा हुआ है, सी में मैंने बोला है या लिखा होगा, मैं एक बार नोट्स में देखता हूँ। अच्छा सी के नोट्स सर ये नीचे आपने लिखा होगा सर ये तो but not on sale goods. ये देखो बेटे लिखा हुआ है। हाँ जी, मैं तो चाहता हूँ आप जाओ यार। 194C नहीं लगता अगर आपका पर्सनल कुछ वो होता है। समझिएगा एक बार, मैं रीजन है, मैं धीरे धीरे और ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। 194C में अगर आप एक सुनिएगा, बहुत ही गहरी बात जाएगी, फिर क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आप अटकोगे। तो इसका मतलब अगर आप पर्सनल पेमेंट करते हो तो क्या आप 194C में आते हो? नहीं यानी कि आप अगर अपना घर बनाते हो तो क्या 194C में आप आ रहे हो? नहीं नहीं। बट मैं इसको और इलाबोरेट बोलता हूँ। आप लोग इस सर हम इस कैटेगरी के इंडिविजुअली नहीं, आप ये सवाल भी क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि डिडक्टर का नाम क्या था? एनी पर्सन अदर देन इट। तो हम तो वैसे ही बाहर हो गए थे सर, लेकिन कौन आ गए थे? बट मैं आपसे पूछ लेता हूं, तुम फिर भी आ रहे हो क्या अंदर इसमें? पर्सनल तो दूर की बात है, तुम तो इस कैटेगरी में ही नहीं हो भी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, मैं कह रहा हूं आपका 20 करोड़ की सैलरी है आपकी। क्या आप 20 करोड़ पर एनम ले लीजिए प्लीज, ठीक है? तो बेसिकली अगर आपकी 20 करोड़ की सैलरी है और आप एक घर बना रहे हो 5 करोड़ का, तो मेरा सवाल है क्या 194C लग रहा है? रीजन बताइए क्यों नहीं लगा? बिकॉज बिकॉज एग्जैक्टली अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप डिडक्टर की लिस्ट में ही नहीं आए। आप डिडक्टर की लिस्ट में ही नहीं हो आप। और अगर आपका बिजनेस होता तो कि प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर होता तो आप इस लिस्ट में आ जाते। लेकिन अगर फिर मैं बोल दूं पर आप तो पर्सनल बना रहे हो तो फिर बाहर हो गए। तो भैया ऐसा है, जो जो यहां से बाहर हो रहे हैं ना, जो जो इंडिविजुअल एचयूएफ, उनके लिए सरकार एक नया सेक्शन ले आई है। यानी कि इवन इफ यू आर मेकिंग अ पर्सनल पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, आप 194C से तो बच जाएंगे, लेकिन आप 194M में आ जाएंगे। गवर्नमेंट एक नया सेक्शन लेकर आई और गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो 194C में कवर नहीं हुए, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो 194J में कवर नहीं हुए, याद करिए, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो 194H ब्रोकरेज वाले में कवर नहीं हुए, आपका स्वागत है एक नए सेक्शन में, दैट इज 194। और आप अभी समझने के लिए आप समझ लीजिए, क्या सैलरीड एम्प्लॉय वहां पे कहीं भी कवर हो रहा था?
अब हो जाएगा। दूसरी बात, क्या छोटा बिजनेसमैन उधर कवर हो रहा था? नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा। जो वहां कवर हो गए उसको नहीं लेके आ रहा मैं यहाँ पे, जो बच गए थे वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, पहली बात। इसका मतलब वो इंडिविजुअल और एचयूएफ आप समझिएगा अदर देन कवर्ड इन 194, मतलब कौन कवर हो गया होगा उधर? कह सकता हूं जिस इंडिविजुअल का ना उधर कवर कौन हुआ होगा, वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका पिछले साल टर्नओवर 1,50,00,000 से ऊपर है, वो कवर हो गया होगा, वो उधर कवर हो गया होगा। उसके अलावा सारे के सारे यहां आ जाए। बहुत गहरी बात चल रही है अभी, आप समझिएगा, अभी केस स्टडी आएगी इसके ऊपर अभी। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा हूं, एक इंडिविजुअल उसका टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, ठीक है, आगे सुन लेना, एंड वो जो पेमेंट कर रहा है वो पर्सनल पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को। पर्सनल मतलब अपना पर्सनल घर बना रहा है सर, मैं बिजनेस भी है सर और मैं अपना घर बना रहा हूँ, पर्सनल मैटर है सर वो, तो मैं कोई ऑफिस की बिल्डिंग थोड़ा ना बना रहा हूँ। तो पर्सनल पेमेंट जो कर रहा है वो पर्सनल कर रहा है, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर। अब आप मुझे बताइए इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लग रहा है? क्या इस पे 194C लग रहा है? सर देखो, ये इंडिविजुअल बड़ा बिजनेसमैन तो है, पर दिक्कत क्या है, ये पेमेंट पर्सनल हो गई तो नहीं लगा। एग्जैक्टली। और अगर तूने कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख से ऊपर दे दिए तो लगेगा एम, अमाउंट बड़ा रखा है हमने। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख से ऊपर दो, अगर आप एक प्रोफेशनल को 50 लाख से ऊपर दो, या अगर आप एक कमीशन 50 लाख से ऊपर दो, तो 194M लगता है। किस रेट पे बेटे? 5%, लेकिन वो अमेंड हो गया 2% हो गया बेटे। और यही चीज मैं यहां पे ये बोल रहा हूं, अगर एक इंडिविजुअल जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ है पिछले साल में, और वो किसी को प्रोफेशनल पेमेंट करी है उसने, लेकिन ऑब्वियसली मैं पर्सनल कह रहा हूं, तो क्या इस केस में 194J लगा? नहीं लगा। एग्जैक्टली exactly. यहां पर भी क्या लगा? 194 है। इसका मतलब इवन, तो कहने का मतलब ये है, अगर पर्सनल पेमेंट है तो 194C भी नहीं लगता और 194J भी नहीं, लेकिन 194H लग जाता क्योंकि उसमें नहीं लिखी है बात। 194C कहता है पर्सनल पेमेंट बाहर, 194J कहता है पर्सनल पेमेंट बाहर, लेकिन जो 194H है जो कमीशन की बात करता, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ है और चाहे वो जो कमीशन दे रहा है वो पर्सनल पर्पस है। कमीशन कौन सी थी बच्चे इसमें? इसमें आप घर खरीद रहे हो वो कमीशन है या वो है, तो अगर वो पर्सनल है तो अब आप मुझे बताइए क्या वो 194H में आ रहा है, या अगर बाहर हुआ तो सरकार कहां पकड़ लेगी? एम में। पर मैं आपको बता दूं 194H में ही। इसका टर्नओवर मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ से ज्यादा, अगर तेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो तू बाहर है, और तू बाहर निकलती एम में आ जाए। ये देखना है ना पहले। एग्जैक्टली सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वो रिस्पेक्टिव सेक्शन लग रहा है, और अगर उससे बाहर हुए देन यू आर कमिंग इनटू 194M। क्लियर है? बस एनालिसिस सारा हो गया बच्चे। अब आप समझिए, अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है, तो 194C की बात हो रही है, तो टीडीएस रेट कितना हो गया जी? 2%। अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं और वो कहाँ कवर नहीं हो रहे 194J में, तो वो यहां आ जाएंगे किस परसेंटेज पे? 2%। और 194H है बेटा ये,
ठीक है, टीडीएस 5% की जगह कितना हो जाएगा, 2% ब्रोकर को या डील। बस कंडीशन ये है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्ली, अपडेट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट मतलब जब भी मैं क्रेडिट कर रहा हूँ और विच एवर अर्लियर। दूसरी बात, लिमिट कितने की है बच्चे, 50, लिमिट बड़ी है जी। ठीक है, और आप मुझे बताइए, क्या ये आप जैसे लोग ही नहीं है, क्या ये सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है? नहीं हो सकता ये। एक इंडिविजुअल जिसके ऊपर कोई केस चल रहा हो, क्या नहीं हो सकता 70 लाख की पेमेंट कर बैठा हो किसी को? तो आप मुझे बताओ, उसके बस की है 10 नंबर लेना? उसके बस की नहीं है बेटा। तो इसीलिए इन लोगों को, अब आप अपने नोट्स, आज मैंने आपको एक फोटो भेजी थी, आप देखेंगे कि इन लोगों को टैन की तो जरूरत नहीं है, बट ये एक चालान कम स्टेटमेंट सबमिट करेंगे जिसमें ये बताएंगे भाई हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी है, उसका ये पैन नंबर है, ठीक है, 50 लाख से ऊपर है, और मैं उसी टाइम पेमेंट कर दूंगा, उसी को टीडीएस रिटर्न बोल दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी उसी को बोल दिया जाएगा। ये कैसे पता लगेगा सर? आइए सर जी, आपको मैंने जो फोटोज भेजी थी वो देखते हैं, और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे उसके बाद। ये 2 फोटो भी थी। हम्म। कैसे होता है इंटर जो बुक में डेट मेंशन है उसके बाद डेट के बाद अभी इसमें सही नहीं होंगे तुम्हारे, मैं जो बताऊंगा वही अपडेट करना। 5 का 2 हो चुका था। पहले मैं ना, अब आपको एक रिटर्न का भी ना बच्चे एकदम स्टेटस क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, पहले तो आप समझिए, टीडीएस रिटर्न ध्यान है आपको, कह सकता हूं क्वार्टरली जाती थी, Q1, Q2, Q3, Q4, और मैं सिर्फ इन 3 रिटर्न की बात करूं। अभी आपके सामने 3 रिटर्न और आने वाली हैं। अभी आप पहले ये 3 जो नॉर्मल रिटर्न होती है जो क्वार्टरली जाती है उसकी बात कर रहा हूं। 31 जुलाई कैसे होता था, याद है इसका? अप्रैल में जून खत्म हो रहा है, 1 महीना दिया जाता था, 1 महीना दिया जा रहा है, 1 महीना दिया जा रहा है, पर पेमेंट ही जब 1 महीने बाद होती थी आखिरी वाले की, तो उस केस में 2 महीने। यहां तक बताइए, क्लियर है? अगर मैं आपको जनरली बोलूं, 24Q किसके लिए होती थी? सैलरी। कौन सा है हाँ, 24Q सैलरी का। एक कंपनी में अगर 500 एम्प्लॉई है, तो उनका किसका क्या टीडीएस कैसे कट रहा है, वो 24Q में होता है बच्चा। देन यू हैव 26Q, दैट्स अदर देन सैलरी। इसका मतलब समझ रहे हो? 194C, 194J, 193, 194, 194A, कितने सारे सेक्शन कर लिए हमने। उन सबकी डिटेल कौन से फॉर्म में जाती है? 26Q। और 27Q क्या होता है? अगर आपका जो डिडक्टी है वो क्या है जी? नॉट। बात इतनी सी है कि रिटर्न इनकी कैसे जाएगी, क्वार्टरली जाएगी, और ये डेट दी। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, वही 31। क्लियर है जी? मैंने आपके साथ टीडीएस सर्टिफिकेट की बात करी थी। हाँ याद करने का आसान तरीका है, ड्यू डेट में रिटर्न की 15 दिन जोड़ दो, सर्टिफिकेट की लास्ट डेट है, यानी कि सर्टिफिकेट की भी ड्यू डेट्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, अब जैसे अगर मैं बोलूँ सैलरी वालों को, आप रिलेट करेंगे, आपके पेरेंट्स के पास होगा ये फॉर्म 16 होगा, सर्टिफिकेट। बेटे एक एम्प्लॉय को क्या ही समझ आता है क्या होता है टैक्स? उसका एम्प्लॉयर उसको सर्टिफिकेट देता है कि ये ले तेरी सारी टैक्स की डिटेल इसमें, जाके जिससे भी भरवाता है उसको भेजियो। अब मान लो अगर 31 जुलाई को अगर मैं कोई इंसान है कमा रहा है, तो मैं उसे बोलूंगा मेरे को फॉर्म 16 भेज दे, मैं देख लूंगा। वो एम्प्लॉय डॉक्टर इंजीनियर है, उससे क्या डिस्कस करूंगा इसमें? उसको समझाने थोड़ा ना बैठूंगा मैं। मुझे बोलूंगा मेरे को फॉर्म 16 दो, मैं कर दूंगा। फॉर्म 16 में उसकी सारी इनकम होगी, एचआरए की कंप्यूटेशन, सारी चीजें होंगी, ठीक है, सारा चैप्टर 6 से सब कुछ होगा, जो उसका एम्प्लॉयर बना चुका है। मेरे को वो देख के फाइल कर देनी है बस, ज्यादा लंबी बात थोड़ा ना। तो बेसिकली सैलरी वालों को कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? फॉर्म। आप घर में अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं,
दे वुड नो व्हाट इज व्हाट फॉर्म 16 इज, वो हर साल चाहिए होता हूं। अब मुझे सोच के बताओ, क्या उनको हर क्वार्टरली फॉर्म 16 मिलेगा? इज देयर एनी यूज टू देम? तो भी रिटर्न भरनी है उनको, फॉर्म 16 याद आता है। ठीक है, तो ये एक ही बार निकाला जाता है, एम्प्लॉयर एक ही बार देता है एनुअली। साल खत्म होता है, सारे एम्प्लॉय हो आप, सबको फॉर्म 16 दे देता है। कौन सी तारीख को? लास्ट कब गई है जी? 31 मई, साल खत्म हुआ है ना, तभी तो 15 जून को दे दूंगा सबको, 15 दिन ऐड करूंगा, फॉर्म 16, फॉर्म 16 दे दूंगा आपको। फॉर्म 16 इज अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट जो कि कंक्लूड करता है ये आपकी सैलरी, ये टीडीएस कटा हुआ, सारी चीज। नहीं, टेक्निकली नॉट, हाँ मतलब कह सकता है, पर ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट है जो हर एम्प्लॉय अब लेके घूम रहा है मार्केट में। आप समझ रहे हो, अभी रिटर्न फाइल करने का सीजन आ गया एकदम। 31 जुलाई लास्ट डेट होती है ना, जो कि एक्सटेंड हो गई, तो 31 जुलाई में किसी हम लोगों को समझ आया ना, फॉर्म 16 दिला दो, फॉर्म 16 दिला, उसी कंपनी उसको मेल कर देती है फॉर्म 16। अब अगर मेरे को उसकी रिटर्न भरनी हो, फॉर्म 16 देगा, मेरे को पूरे उससे साल की कहानी पता लग जाएगी उसकी। बताइए, यहां तक क्लियर है? बट व्हाट अबाउट अदर देन सैलरी? मान लो प्रोफेशनल्स को पेमेंट कर रहा हूँ, उनके रिटर्न्स, मतलब मैं डिटेल सबमिट करता हूँ, वो तो मुझे हर क्वार्टर उनको सर्टिफिकेट देना। मैं सर्टिफिकेट की बात, रिटर्न की बात हो चुकी है, एंड रिटर्न इज क्वार्टरली। सर्टिफिकेट इज फॉर एम्प्लॉइज, इट इज एनुअली, फॉर अदर देन एम्प्लॉइज इट इज क्वार्टरली। और आप मुझे बता दो, 15 दिन जोड़ दो हर बार। 31 जुलाई में 15 दिन जोड़ोगे, मतलब 15 अगस्त को Q1 के सर्टिफिकेट भेजने हैं सबको, जिन जिन का टीडीएस काटा है मैंने। 15 नवंबर, 15 फेब, दीज आर द सर्टिफिकेट। इतना ही गहरा आता नहीं है, बट आप ऑफिस में जाओगे, आपको ये सब लॉजिक से याद रहते हैं। ऑब्वियसली ड्यू डेट तो 2 मिनट में देख सकते हो, आपको क्या लग रहा है कोई ऐसी चीज, कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं कोई, ये तो गूगल पे 2 मिनट में देखोगे, ड्यू डेट ऑफ फॉर्म्स आ जाएगा आपके सामने। समझ रहे हो? बड़ा, वो समझ आना चाहिए, हर चीज सिस्टमैटिक चल रही है। पहले पेमेंट हुई, दैट इज मंथली। अब अगर आप कंप्लायंस सोचेंगे, एक डिडक्टर के ऊपर क्या क्या कंप्लायंस थे, सबसे पहले हमने मंथली पेमेंट करी, फिर हमने क्वार्टरली रिटर्न भरी, और फिर मैंने उसको टीडीएस के सर्टिफिकेट। समझ रहे हो? ये अब आपको रिलेट होना चाहिए, यहां तक क्लियर है? सैलरी वाला उनको चाहिए नहीं होता ना हर क्वार्टर, सैलरी वालों को क्या करना लेना, समझ रहे? बिजनेसमैन जो बाकी वाले होते हैं वो देखते हैं भाई जमा करा नहीं करा, देख लेते हैं। काफी बातें मैंने आपको उस वाली स्लाइड में बता दी। 24 क्यों सैलरी का है? फॉर्म कौन सा दिया जाता है सर्टिफिकेट का? 16 एनुअली, 15 जून। 26 क्यों? अदर देन सैलरी, फॉर्म 16 है क्वार्टरली, 15 अगस्त, 15/11। 27 क्यों? सेम, फॉर्म 16 है क्वार्टरली, सेम, 15/8, 15/11, 15 जनवरी एंड 15 जून। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? एंड लास्ट इज 15 जून। बहुत अच्छी बात है सर, 3 नए फॉर्म्स और 3 नया कॉन्सेप्ट उन केसेस में जहां पे पर्सनल लोगों को पकड़ लिया मैंने। याद करिए, अब आपने करा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन 194 IA। सर आम आदमी है सर, वो रिटर्न भरेगा, सर्टिफिकेट निकालेगा, सब करेगा, एक ही स्टेटमेंट होएगी 26 क्यों। ठीक है, अब एक नया फॉर्म आ गया। हाँ जी। हम्म, ठीक है मैडम। आपको याद है इमूवेबल प्रॉपर्टी करा था हमने? वो कह रहा है भाई मैं कौन सा फॉर्म भरूं? अरे तेरे को एक पेज भरना है रे, फॉर्म बोल लो, एक पेज बोल लो, एक ही पेज है, 26 क्यूबी, उसी में ही पेमेंट भी कर देगा तू, तो वहीं का वहीं काम खत्म हो जाएगा। यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले हैं उनको पेमेंट और रिटर्न, मतलब वो फॉर्म एक ही दिन में। ठीक है, मैं फॉर्मेट भी दिखा दूंगा जब आपको। और सर्टिफिकेट कौन सा उसमें दे देंगे, ये 16B में।
आपने अभी तक फॉर्म 16 करा था, 16A करा था, इमोल प्रॉपर्टी के लिए 16B आ गया। आपको याद है हमने रेंट की बात करी थी, वो जो 50,000 से ऊपर था, पर्सनल लोगों पे अटैक हुआ था, उनको कौन सा फॉर्म भरना होगा? QC, सिंगल पेज, पेमेंट कर देंगे, सर्टिफिकेट निकालेंगे 16 से। अभी अभी 194M, जहां पे पर्सनल लोगों को ही पकड़ा जा रहा है, पर्सनल खर्चों को, 27EQ, दैट इज 16D सर्टिफिकेट में जाएगा, और ये भी आपकी पेमेंट हो जाएगी, वन टाइम सर्टिफिकेट। अब आपका सारा का सारा रिटर्न्स पेमेंट सामने है कि कौन कौन से रिटर्न जा रहे हैं। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहां तक? ओके, अगर आपको क्लियर है तो बेटे आप तो बस खत्म करने वाले हो बस TDS को। क्या अच्छा लग रहा है आपको? एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है अच्छा लग। गुड, आई लाइक द स्पिरिट। ओ माय गॉड, बस एक सेक्शन रह गया, बस प्रैक्टिस करोगे पहले? हाँ जी, हाँ हाँ भी करा दूंगा ना। मैं भी तो खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ यार, होने वाले, खत्म होने वाले, तो मैं फिर सेक्शन बोल देता है बीच में। 194 आर कर लो बेटे पहले। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, जो कि ये कहता है कि अगर आप किसी को भी पेमेंट, आपको पता है कभी कभी जैसे क्या होता है, दिवाली आती है, ठीक है, मान लो जैसे अगर दिवाली है, तो ऐसा हो सकता है आप बच्चे दिवाली पे एक गिफ्ट दो हमें, हो सकता है? नहीं हो सकता? नहीं नहीं, आप, आपकी तो दिवाली सितंबर में ही है। रिजल्ट आएगा दिवाली के टाइम पे। रिजल्ट वाले दिन आर बेस्ट विशेस, उस दिन पास होगा तो मिठाई खिला दी। दिवाली बना सही। नहीं नहीं यार, पास होगा यार, बिल्कुल होगा। 502 जिंदाबाद। तो 500 के 511 है, नहीं 502 502 है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा सुना है हमने कि आप किसी को नोन में जानते हो, किसी रिलेटिव को, उनकी शॉप है एंड ही इज अ डीलर ऑफ लाइक वोल्टास, हिताची, ओ जनरल, और ओ जनरल कंपनी बोला ये लो टिकट, जाओ बाहर घूम कर आओ, जाओ मलेशिया घूम कर आओ, ऐसा होता है? वो होता है भाई, लॉटरी निकाल, लॉटरी नहीं होती। कंपनी में दे, एक, कंपनी देती है। यार मैं, अगर आप सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, मैं वोल्टास AC हूँ, और आप बहुत मेहनत करते हो भाई, बहुत बढ़िया सेल करो तुम इन दुकानों से, ले लो यार, 30 40 50 हजार मेरे लग गए तुम्हारे पे, तुम खुश हो, तुम मेरा AC ज्यादा बेचोगे दुकान पे, दूसरी ब्रांड से आगे रखोगे कि भाई हमारा ख्याल रखते हैं वोल्टास वाले, हिताची वाला कुछ कुछ भी नहीं देता। तो इससे क्या होता है, तो मैंने आप सबको 40 40 हजार रुपए की टिकट दे दी बेटे। अब आप मुझे बताइए, क्या ये भी एक तरीके से इसलिए ही है ना क्योंकि हमारा बिजनेस रिलेशन है, तो क्या जब मैं आपको टिकट दूं या मैं आपको कैश दे देता, मैं जो मर्जी करूं उस पर, क्या मेरे को TDS काट लो? पहले नहीं होता था जी, अब होता है, बिल्कुल, दैट्स 194 आर। एनी पर्सन, लेकिन किसको बाहर कर दिया? लेकिन किसको इंक्लूड कर दिया? अगर वो फ्लाइट की टिकट दे रहा है, ओ माय गॉड, कितने रुपए की? 80,000 टू एनी पर्सन, ऑब्वियसली बिजनेस रिलेशन होगा मेरा उससे, मैं क्यों दे दूंगा फ्लाइट की, मैं आपको दूंगा फ्लाइट की टिकट कभी? अगर जैसे आपके, मान लो, मतलब जैसे क्या होता है, अगर 80+ अकाउंट्स में है और 70+ इन टैक्स, तो 5 स्टार होटल में। अरे नहीं नहीं मिलता, क्यों? फाउंडेशन, हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ इसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी CMA वाले बच्चों की। तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर आसान आता है, टैक्स का भी ठीक ठीक आता है। हाँ, तो अगर आपके 80+, इतना तो अटेम्प्ट तो पाता हूँ। और 70+ इन टैक्स, ग्रुप पर निकाल दे फिर। और दोनों के बीच में एंड है,
और सर अरे CMA की बात है। अच्छा चलो मुझे बताओ, रीजनेबल बताओ, मैं चाहता हूँ कि आप मोटिवेट होकर पढ़ाई करो। साथ साथ करते फिर भी ठीक है। अच्छा वो बोलते ही चला गया ये। हाँ कितना, दोनों में एग्जेम्पशन, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। दोनों में एग्जेम्पशन अगर है, दोनों में 65-65। सर 5 मतलब एग्जाम्पशन भी ला रहा है और 5 नंबर से मतलब मैंने 90 बोला था, किसी के भी 90 नहीं थे, 80 नहीं बोला मैंने 90 बोला था। आज भी मैं बच्चों को 90 बोलता हूँ, सर 80 बोला 80 नहीं बोला। आपने सुना था? आपने कॉन्सेप्ट तो सुने नहीं कभी। ऐसा मोटिवेशन दो तुम तीनों सब्जेक्ट में अगर 60 बार पा रहे हो तो बताओ। मुझे एक बात बता, लॉ में लाएगा तो दुष्यंत सर को बोलना, मैं क्यों दूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, अच्छा चलो रीजनेबल रखते हैं, 17 अकाउंट्स इज वेरी मच डुएबल, ठीक है, और 16 टैक्स, ये ऐसा मतलब खराब नहीं है, मतलब बहुत रियलिस्टिक है बच्चों के हाथ। हाँ एवरेज नहीं, मतलब इतना ही। सर वो प्लस का साइन हटा दो वहां से 60 प्लस 60। हाँ हाँ ठीक है, 60 पर भी ठीक है। अगर ऐसा है तो 5 स्टार होटल में नाम बताओ। कोई भी, जो भी आप बोलोगे, हाँ हाँ आईटीसी, नहीं फॉरेन। आईटीसी उसके सामने एक ढाबा है, ठीक है। नहीं नहीं, 5 स्टार होटल में आप अगर बोलोगे लंच या डिनर, जो भी बोलोगे। इसमें छोड़कर कोई एग्रीगेट किसमें थे? हाँ हाँ। वो भी बोल रहा। वैसे मैं मतलब जो मेरी जान पहचान और जो मैं बहुत ही अच्छी उस पे कर सकता हूँ, तो आपने द ग्रैंड देखा है, प्रोमेनाड के साथ है वहां पे, मतलब अगर आप ओके हो गए तो द ग्रैंड का बहुत अच्छा है भाई। नहीं मैं सही में कह रहा हूँ यार, हमको जाना है, मैं चाहता हूँ मैं आपको लेके जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि 6-7 बच्चे जाएं, मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि आप नहीं जाओ। चले जाते हैं। मैंने 90 पे बोला था, फाउंडेशन में 90 बोला था मैंने। नहीं आए 72-76 टैक्स अकाउंट से तो बहुतों के आ जाते हैं, पर मेरे को टैक्स के याद रहते हैं, पर 72-76 ऐसा है। और मैंने टैक्स में 60 बोल रहा हूँ भाई, मैं 60 बहुत डुएबल है, ठीक है 60 डुएबल है, और ये 70 तो डेफिनेटली बहुत ही आसान से डुएबल। और मैं बता रहा हूँ सीएमए के अंदर तो अगर आप पढ़ गए ना, आपके दोनों बहुत आराम से मतलब पूरे बैच के आ सकते हैं, पर पूरे बैच में आए तो एक ही बच्चा जाएगा, पर नहीं 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 पूरा बैच ही जाएगा। कोई लिमिट एग्रीगेटर भी सेट कर दो। ठीक है साइन भी कर दिए बेटे, ठीक है। साइन करें। सर ऐसे तो नाम बता सर। ऐसी तो बनाया है सर ये अच्छा नहीं लिखा यार मेरे साइन है यार, तुम मजाक कर रहे हो, सच्ची में मेरा साइन है ये। अरे तो यार मजा, सर मतलब से नहीं नहीं मेरे यही साइन है। जी है गौरव जी लग रहा है। अब तो सही है, छोड़ो चलिए। एनीवेज 194 आर में लिमिट कितनी थी बच्चे, और टीडीएस रेट कितना है 10%, वो ध्यान रखना बस। पेपर में ना वो ऐसी सिचुएशन बनाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा यहाँ पे 194 आर लग रहा है। आप समझो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि जो केस स्टडी आएगी ना तो कहेगा कि वो बहुत अच्छा शॉपकीपर है, ठीक है, वेकेशंस पे जाने का सोच रहा था, फिर एकदम से उसकी एक कंपनी थी जिसके लिए वो सप्लाई करता है, उन्होंने इसको टिकट दे दी। आपको कोई कहानी चल रही है तो, पर 194 आर लगा दी उसने। आप समझ रहे हो, तो बेसिकली पता नहीं लग पा रहा होता क्वेश्चन में कि लग रहा है सेक्शन नहीं लग रहा, तो ध्यान रखना। ओके आओ बेटे, थके तो नहीं ना अभी, एक क्वेश्चन करा देता हूं।
एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखो, ज्यादा नहीं कराई आपने? डिसकंटिन्यूइंग जरा सा, इंटेंजिबल वाला ज्यादा नहीं कराया? नहीं जरा सा। सर मैं जब उठा था ना सर, मैं क्लास ले रहा था, मैं उठा था, देखा क्लास खत्म हो गया। कम भी हो गया। हैं? तुम्हारे वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हो गए? 15-20 हो गए? 15-20। नहीं जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है 15 तक तो मुझे लग रहा है टच हो गया होगा। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। प्लीज बच्चे प्लीज, सेक्शन आज खत्म करने हैं। देखो, आधे घंटे की क्लास और बचेगी टीडीएस की, पर एक 194 N इसके बाद कराऊंगा। अभी एक कराऊंगा बस, अकाउंट भी होगी। पहले ये क्वेश्चन करिए आप प्लीज। हाँ, एक और भी बच रहा है 194 B है, वर्चुअल एसेट तुम्हारे में डला हुआ है, करा दो। तो कौन सा वाला किसमें है? ये सीधा 1 ऐसे है ना, अलग अलग। नहीं भाई, ये क्या है? रेजिडेंशियल तो एमए आ जाएगा उसी में। पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूं। आपको एक चीज बताता हूँ, पेपर में 6 नंबर का आएगा। ये नहीं मतलब टीडीएस चैप्टर तो हल्के मत लीजिएगा प्लीज। अच्छा डिलीवर हुआ है, अब आप बस उसको कायदे से नोट्स बना लोगे। 6 नंबर बहुत होते हैं। Examine whether TDS provision would be attracted in the following cases. If so, under which section? Also specify the rate of TDS applicable in each case. Assume that all payments are made to residents. तो कह रहे हैं भाई कि मतलब बताओ टीडीएस लग रहा है नहीं लग रहा, कौन से सेक्शन में लग रहा है, सारी बात। तो ये मिस्टर गणेश है, एक इंडिविजुअल है, कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस विद अ टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़। कह सकता हूँ बड़ा बिजनेसमैन है। इन प्रीवियस ईयर 23-24। करंट ईयर कौन सा है मुझे पता नहीं लग रहा, बट आई थिंक 24-25 लिखा होना चाहिए था। हाँ, तो क्योंकि एग्रीगेट पेमेंट 24-25 लिखी है ना, तो इसलिए मेरा करंट ईयर क्या हो जाएगा, 24-25। क्या मैं कह सकता हूँ ये गणेश जो भी है, जो भी सेक्शन है, बड़ा बिजनेसमैन तो है, इस बात की पेमेंट कर रहा है ये। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, इतना ही पढ़िएगा बस अभी, क्योंकि दूसरी तो कमीशन की है, वो अलग बात है। 5 लाख रुपए। अब सवाल ये है, क्या 194C लगा? नहीं लगा। वाई? बिकॉज दिस इज अ पर्सनल पेमेंट, फर्स्ट थिंग। क्या 194M लगा? नहीं लगा। 50 लाख से ऊपर कहाँ है ये, समझ रहे हो आप? तो कोई भी प्रोविजन नहीं लगा है, कोई सेक्शन। अब आप इसका आंसर पढ़िएगा पहले। क्लियर है? इसके बाद इसने क्या पेमेंट करी, और बिजनेस पर्पस है। इसमें लिमिट कितनी थी हमारी? 15,000। गुड। तो बड़ा बिजनेसमैन है और बिजनेस के लिए भी कर रहा है, तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 194H, और टीडीएस काट देगा। पढ़िएगा। हालांकि हमने 5% लिखा होगा भी 194H में, पर 2% ही कट रहा है अभी। देख लेंगे वो उसको, ठीक है? मैंने अपडेट नहीं करा अभी, एक टेबल बना के दे दूंगा आपको। क्लियर है? सेट है ना कहानी? अगला आप बताइएगा, पूरे पे करते हो। सेकंड वाले में और टर्नओवर पिछले साल का 95 है, तो भाई ये तो बाहर ही है, मतलब जो भी पेमेंट होगी इंडिविजुअल एलिजिबल ही नहीं है। और क्या कर रहा है, पर्सनल पेमेंट कर रहा है, बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूं कोई भी पेमेंट कर रहा होता। 194I में तो ये है नहीं। M में ये तब आएगा अगर इसने पेमेंट 50 लाख से ऊपर कर दी, और 50 लाख से ऊपर है जी, तो टीडीएस कटेगा जी 2%। पढ़ लीजिएगा एक बार। समझ आ रहा है ना आपको? बेटे ये दिमाग में बिठाना आसान नहीं होता ही।
बहुत सारे लॉजिक्स चल रहे हैं दिमाग में आपके, तभी आप ये ड्रिल डाउन कर रहे हो। अगला कौन सा पॉइंट है? सैलरीड इंडिविजुअल सबसे आसान है भाई, उधर तो गया ही नहीं होगा ये। ठीक है, 194 सी और उसमें तो होगा ही नहीं, बिकॉज पेमेंट एक्सीड्स 50 lakhs। अगला धीरज पेंशनर, ये भी आसान है, वो वाले सेक्शन तो लग ही नहीं सकते। ठीक है, एग्जैक्टली तो क्या 194 MB नहीं है? आप मुझे बताइए, समझ आया आपको? इस तरीके से याद। ठीक है, और क्वेश्चन और खराब बन सकता है, मैं भी और खराब नहीं करूंगा, बट बिलीव मी कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन बन जाए, कॉम्बिनेशन बना दे तो भी हो जाएगा। ऑब्वियसली मॉड्यूल से बाहर कुछ भी आएगा तो वो तो हमारे लिए दिक्कत है ही, लेकिन आपको एटलीस्ट जो आपका सोर्स डेटा है, जो आपका मॉड्यूल के क्वेश्चन है, जो PYQs है, वो आपको करने ही पड़ते हैं। समझ रहे हो, मतलब वो वाली चीज, सिर्फ सेक्शन पढ़ के पेपर में सॉल्व नहीं होता। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आपका मॉड्यूल है, आपको स्कैनर तभी दी गई है कि एक दिन अभी जब आप ये पॉइंट आएगा तो आपको बोला जाए स्कैनर है आपके पास। जो स्कैनर के क्वेश्चन है तेरे को आने चाहिए, सिंपल चेक पॉइंट, कुछ नहीं। हाँ यार, मॉड्यूल के अगर कुछ क्वेश्चन गलत है, कुछ हल्के फुल्के छोड़ रहे हो चल जाएगा, बट स्कैनर इज द चेक पॉइंट। किसमें? मैडम वो आप अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो मेरे हिसाब से स्कैनर में बहुत क्वेश्चन है टैक्स के। अगर तुम सैलरी का और वो देखोगे, बहुत क्वेश्चन है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। एक बार कर लो, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो एटलीस्ट ये हो जाए ताकि तुमको ये पता लग जाए ये चीजें सही हैं। सेकंड मॉड्यूल प्रेफरेंस बना लो, बट पहला पूरा स्कैनर खत्म कर लो मेरे हिसाब से। क्लियर है बच्चे यहां तक? आइए बच्चे, ये वाली इलस्ट्रेशन देखिए बच्चे। हम्म, करो, सॉल्व करो। पहले वाले में TDS कटेगा, क्लियर हो गया? ये वाला कराया मैंने। गलती होगी बेटे, गलती हो गई, गलती होगी, पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। मैंने पहले क्वेश्चन दिखा दिया, सॉरी। नहीं नहीं बच्चे, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई ये तो। आ गया बेटे, है नहीं क्या? 194N। अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो भी TDS कटता है भाई साहब। मतलब सर, मतलब अगर तुम विड्रॉ करने का मतलब सिर्फ ये मत सोचो कि कैश में विड्रॉ कर रहे हो। अगर मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, किसी को पेमेंट कर रहा हूँ वो नहीं कह रहा मैं, मेरे ही अकाउंट है, हो सकता है मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? 1 करोड़ कैश विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं सरकार को टैक्स देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, करना है मुझे तो कर, मतलब होने को तो हो सकता है ना। और क्या मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। सरकार कह रही है भाई साहब, ये जो बैंक है ना, जब आप ही के, आप अगर विड्रॉ करने जाओगे या अगर आप अपने किसी अकाउंट में ट्रांसफर कराओगे तो TDS कट जाएगा। अब बोलोगे सर इनकम तो हो नहीं रही, कोई बात नहीं, सरकार कह रही है मुझे स्टेटस ट्रैक करना है, मुझे ट्रांजैक्शन ट्रैक करनी है। अब आप मुझे बताइए, आप अपने घर से निकले, आपके मम्मी पापा ने बोला जा 80,000 रुपए घर से विड्रॉ कर ले, ऐसा गए हो आप कभी विड्रॉ करने से? एनी अमाउंट जो विड्रॉ करो आप, 10,000 रुपए विड्रॉ करो, और कोई एनी वन? 40,000? क्या इन सब पे लग रहा है? इन सब पे नहीं लग, लेकिन अगर आपके घर वाले बोलो जाओ बेटे 1.5 करोड़ विड्रॉ करके आ जाओ, एक साथ तो सब एक साथ होते ही नहीं। अकेले थोड़ी जा रहे। हाँ मतलब ठीक है, हाँ 20 लाख से ऊपर 20 लाख मतलब 20 लाख से ऊपर अगर एक टायर तो क्या होगा? एक दिन के लिए 50। ये कार्ड टू कार्ड भी मैटर करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है तेरे अगर ATM का अच्छा वाला कार्ड है तो तू 2 लाख भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। और भी तो मेथड होते हैं ना, कार्ड क्या एग्जैक्टली,
आरटीजीएस आरटीजीएस होता है, एनईएफटी होता है, और बैंक्स में ज्यादा होता है जनरली। वो तो क्योंकि रिटेल उनको पता है यार, कोई कस्टमर 1 करोड़ थोड़ा विड्रॉ कर लेगा यार, ओवर पूरे साल का टोटल। करता होगा वो तो ठीक है। वहाँ पर ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है। अब आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी बैंक, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोई भी पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे लोगों के पैसे जमा हो रखे होते हैं। अगर किसी भी पर्सन को एनी सम दें एक्सीडिंग हाउ मच 1 करोड़ इन कैश, चाहे वो बंदा वन टाइम विड्रॉ करने आया हो, चाहे एग्रीगेट, यानी कि आप हर साल 10-10 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हो, तो टोटल तो बैठ जाएगा ना 1 करोड़ से ऊपर, तो टीडीएस काट लिया जाएगा 2% ऑफ सच सम। पहले इंटेंशन समझ आइए आप एसबीआई से 60 करोड़ विड्रॉ कर रहे हो, यस बैंक से 60 करोड़ कर रहे हो। अब क्या बैंक्स को पता लगेगा इसका वो अकाउंट है, और नहीं पता लगेगा। तो अगर आप बैंक चेंज कर देते हो और फिर विड्रॉ करते हो तो आपके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप यस बैंक से एक जगह से 60 लाख निकाल रहे हो और दूसरी ब्रांच से 60 लाख, because they have core banking solutions. So this limit is bank wise. तो वर्ड एक छोटा सा है, कॉन्सेप्ट है भाई हर चीज में। पेपर में आ जाएगा एसबीआई से 60 लाख, यस बैंक से 60 लाख, डिस्कस टीडीएस प्रोविजन, नहीं लगेगा टीडीएस। बट ब्रांच 1 60 लाख, ब्रांच 2 60 लाख ऑफ द सेम ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, टीडीएस विल अप्लाई। दूसरा सवाल, 60-60 लाख करेंगे तो 1 करोड़ 20, पूरे 1 करोड़ 20 पे लगता है, या जितना भी ज्यादा है, जितना भी ज्यादा है। अच्छा, व्हेन इट एक्सीड्स तब लगना स्टार्ट होगा, ऊपर होगा तो। अभी क्वेश्चन आएंगे, अभी आप देखेंगे, अभी आप उसको, अभी वो रेट अभी बदल भी गए, अभी अलग अलग हो गए, अभी आप रुकिए। हाँ, अभी के लिए फिलहाल के लिए 2%। एंड व्हाट वाज द लिमिट? 1 करोड़। बट अगर जो इंसान पैसे निकाल रहा है, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सर वो क्यों निकाल रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप पैसा निकाल रहे हो, आपके लिए लिमिट 1 करोड़, कोऑपरेटिव सोसाइटी निकाल रही है पैसे की लिमिट 3 करोड़। क्लियर है साहब यहाँ पे? अब इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आ गई, कुछ डिफॉल्टर स्कीम आ गई, या वो है। मैं अभी इस डिफॉल्ट को नहीं समझा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक डिफॉल्टर हुए, जो लिखा है वो मत देखना, वो सही नहीं लिखा हुआ। डिफॉल्टर का मतलब ये है, आप अभी कौन से, अभी हम, ये कौन सा मंथ है अभी? जुलाई, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप ना, आप रिटर्न ही नहीं भर रहे अपनी इनकम टैक्स की। कितने साल से? 3 साल से। और इसके अंदर बड़ी गहरी बात है, उन 3 सालों की ड्यू डेट निकल चुकी है। मेरे कहने का मतलब है, गहरी बात जाएगी। अभी मैं आज विड्रॉ कर रहा हूं, टुडे इज 1 जुलाई, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, और मैं एक डिफॉल्टर। अब आप समझिए, हु इज अ डिफॉल्टर? डिफॉल्टर वो है जिसने पिछले 3 साल की रिटर्न नहीं भरी है। नहीं भरी तो तब पता लगेगा ना, जब उसकी ड्यू डेट निकल जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे नहीं समझ आएगा। ये देखो, अभी आज क्या डेट है? 25-26 का आज है, 1 जुलाई 25, ठीक है जी। क्या 24-25 की ड्यू डेट निकल चुकी है? नहीं, हाँ अभी आनी है ड्यू डेट। तो इसका डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं इससे पहले के 3 साल, 23-24, इनकी ड्यू डेट एक्सपायर्ड है, और वो एक्सपायर हो जानी चाहिए इस साल से पहले ही। एंड ऑब्वियसली ड्यू डेट एक्सपायर जब हो रही है, तो इसकी ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई, और कुछ गलत दिखाएगा, 24
24 ही है ना? जी नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा हाँ, सही सही है, सही है, ठीक है। और मेरे को इसलिए डिफॉल्ट में नहीं जाना, आपको दिखाऊंगा मैं लिखा हुआ। मैं आपको सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि तुम विड्रॉ कर रहे हो ना, मैं तुमसे ये पूछूंगा पिछली 3 रिटर्न जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, अगर तुमने नहीं भरी तो तुम डिफॉल्टर। सर 3 में से 1 भर दी, आप डिफॉल्टर नहीं। डिफॉल्टर वो इंसान है कि जिसने अपनी कितने साल की रिटर्न नहीं भरी और जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी। और अगर मैं करंट ईयर में हूं तो ड्यू डेट तो उसी की निकलेगी ना जो पिछले, मतलब इसमें ना लैंग्वेज में और है, मैं अभी ऐसे इंटरप्रेट करके आपको एकदम से नहीं बता पा रहा, मैंने वैसा फॉर्मेट नहीं बनाया। मैं आपको सिंपल कह रहा हूं, 3 साल की रिटर्न आपने नहीं भरी, इतना मान लो बस आप, ठीक है। 3 साल की रिटर्न आपने नहीं भरी, तो क्या मैं कह सकता हूं डिफॉल्टर हो? तो भाई साहब आपके लिए लिमिट 1 करोड़ रुपए नहीं है, द लिमिट विल बी रिड्यूस टू 20 लाख रुपीज। जो 1 करोड़ की लिमिट थी वो क्या हो जाएगी आपकी 20 लाख। अभी अभी दिखाता हूं आपको कायदे से। यानी कि अगर बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पीओ एंड यू आर अ डिफॉल्टर, कंक्लूडेड बात, ठीक है, अगर एनी सम देता है एक्सीडिंग, सर पहले 1 करोड़ था, चेंज हो गया वो 20 लाख तक, तो 20 लाख से लेके कहां तक? 1 करोड़ तक, ठीक है। तो कितना रेट है? 2%। और अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो 5%। आप एक डिफॉल्टर है एंड यू आर विड्रॉइंग 4 करोड़। एक बार एग्जांपल इसे देते हैं, आप एक डिफॉल्टर है और आप कितना विड्रॉ कर रहे हो? 4 करोड़। तो मुझे बताओ 20 लाख, अप टू 20 लाख तो कुछ भी नहीं लगेगा, 20 लाख से ऊपर 2%, कहां तक? 20 लाख से लेके, तो उसमें 80 लाख, 80 लाख पे 2%, और वो जो 1 करोड़ से ऊपर है कितना हो गया? 3 करोड़, उस पर कितना परसेंट? 5%। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट मतलब वो बार बार देख के वो है, ठीक है। 3 मैंने विड्रॉ करा था 4 करोड़, ठीक है। देख सपोज कर, अगर तू एक डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर कैसे है वो छोड़ो, ठीक है, तो तेरे लिए जो लिमिट थी वो 1 करोड़ नहीं है, अब 20 लाख है। तो इसका मतलब जैसे ही 20 लाख से ऊपर हो जाएगा तो तेरे ऊपर टीडीएस लग जाएगा। लेकिन अब इसमें भी स्लैब आ गई कि 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक तो वो 2%, और 1 करोड़ के ऊपर 5%। 1 करोड़ से 3 करोड़। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, 20 लाख से 1 करोड़, सॉरी 2%, और 1 करोड़ अबव 5%, यही है ना? अब मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा हूं और बात खत्म कर रहा हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो 3 करोड़ तक आराम था, बट अगर वो डिफॉल्टर हुई तो उसकी भी लिमिट 20 लाख से शुरू हो जाएगी। यानी कि 20 लाख से 3 करोड़, 2%, एंड 3 करोड़ अबव इफ यू बिकम डिफॉल्टर। अगर आप एक नॉर्मल है तो 20 से 1, कोऑपरेटिव हो तो 20 से 3, और फिर 1 से ऊपर या 300। और अगर नॉर्मल चल रहा है तो आपके लिए लिमिट 1 करोड़ और कोऑपरेटिव के लिए 3 करोड़। कही है साहब, बहुत सारी चीजें समझ रहे हो, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। यहां तक क्लियर है बट आपको? मैं तो करा ही नहीं रहा कुछ, पर प्रैक्टिस तो करोगे ना आप। क्या टाइम हो गया? अभी गैप भी दोगे ना थोड़ा? बेटे मजबूरी है बेटे मेरी, देखो मेरे को पता है आप परेशान हो रहे हो, पता है। पता है मैं आपको मेरे को अच्छा लग रहा है? नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। पता हो कि तो अगर आप बोलोगे तो क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं बोलोगे नहीं कराऊंगा।
Ceramic बंदू, वो ceramic बंदू। अबे बंदू गिरा तो उस एक बार ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर खत्म कर दें। मैं नया कोई सेक्शन और नहीं करा रहा, एग्जाम्पल पढ़ोगे। ये जो नीचे ना पॉइंट्स आने वाले, कितने पॉइंट्स तक, क्या लिख रहा है ये, द पर्सन रेफर्ड इन 1 to 6 have always been filing their return of on or before, यानी कि वो तो डिफॉल्टर नहीं है पहले 6, और आगे वाले क्या बोल रहे हैं, हाँ और 5 साल। तो उसने ऐसा कर दिया, इतना इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करा कि 3 साल कब खत्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब 5 साल तो डिफॉल्टर ही हो गया ना वो। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहला पॉइंट, अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन इंसान है जो विड्रॉ कर रहा है, हर्षित विड्रॉ कर रहा है, कौन से बैंक से, SBI से, 1 तारीख को ही 1,10,00,000, TDS कितना लग रहा है रे, बस बेटे आगे बढ़ते जाओ। आप देखिए, आप पहले सॉल्व कर पा रहे थे आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट बना देते बेटे। अगला क्या है, 90 lakhs, वेरी गुड, ओ माय गॉड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरी गुड, वेरी गुड, पॉइंट नंबर 6 तक हो गया। अब देखना 7 वाला डिफॉल्टर है, 1 to 6 वाले तो अच्छे लोग थे, हाँ तो बेसिकली 20 से 1 करोड़ वाली लिमिट लग गई ना। वरुण जी जो है, क्या आपको क्लियर है, कौन से वाला, कौन सा वाला, वरुण, वरुण ने विड्रॉ कितना करा, 1,20,00,000, ठीक है, और ये डिफॉल्टर है, तो 20 से लेके 1 करोड़ तक 2%, यानी कि 80 लाख पे 2%, और 1 करोड़ से ऊपर जो है उस पे 5%, ऊपर लिखा था। पॉइंट नंबर 6 तक अच्छे लोग हैं, उसके बाद सारे डिफॉल्टर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था बेटे ये भी। तो वैसे अगर मैं आपको बोलूं, आपके TDS के अंदर जितने भी सेक्शंस है वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। अब कोई एक आध नीचे लेफ्ट राइट हो वो अलग है, बट अभी भी कंप्लायंस के अंदर आधा घंटा बचा हुआ है कि अगर रिटर्न अगर लेट भरी तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, डिडक्ट नहीं करा तो क्या है। हाँ जी, नहीं आ सकता, 194N के आने के साथ नेक्स्ट ईयर अगेन फ्रेश लिमिट, क्लियर है। चलिए तो इतना रखते हैं बच्चों, और हाँ 328 हुए, और 345 पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत।